इस सेशन में भारतीय संविधान के भाग 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड जो 5वीं अनुसूची है और 6वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधानों को भी हम विस्तार से समझेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भाग 10, भारतीय संविधान के भाग 10 में किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर उल्लेख किया गया अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में प्रावधानों का क्या है उल्लेख किया गया है। तो संविधान की जो भाग 10 है, भाग 10 में जो है किन बातों का उल्लेख किया गया? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं हमारे संविधान के कुल 22 भाग हैं और उसमें भी संविधान संशोधन के माध्यम से सब डिवीजन किए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग 4A जोड़ा जाता है जिसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किया जाता है। फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग 14A, भाग 14A जोड़ा जाता है जिसमें अधिग्रहण की स्थापना का प्रावधान किया जाता है, ट्रिब्यूनल के इस्टेब्लिशमेंट का प्रावधान किया जाता है। फिर ऐसे अगर हम देखें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक नया भाग 9 भाग का सृजन किया जाता है। फिर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग 9A जोड़ा जाता है और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है एक नया भाग 9B जोड़ा जाता है। तो इन सब चीजों को हम समय के साथ चर्चा करेंगे। आज हमारा मेन बिंदु है भाग 10। तो भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से कितने हैं? 22 भाग ही है, लेकिन उसमें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है उसमें भी सब डिवीजन किया गया। तो दोस्तों आज अगर हम भाग 10 में बात करें तो किसका उल्लेख किया गया? इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में उल्लेख किया गया। जैसा दोस्तों हम जानते हैं जो संविधान हमारा होता है, संविधान क्या होता है? वह नियमों और सिद्धांतों का क्या समुच्चय है, संग्रह है, जिसके आधार पर किसी देश का जो शासन प्रशासन चलाया जाता है। संविधान में जो लिखे गए बातें हैं, जो अनुच्छेद है, जो प्रोविजंस है, वे क्या होते हैं? हमारे देश के प्राथमिक कानून होते हैं, सर्वोच्च कानून होते हैं। उसी के आधार पर क्या है देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। तो इसी को संदर्भ में हम बात करेंगे। जो हमारा संविधान है उसमें भाग 10 में किसकी बात की गई है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात की गई है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। अब इसका मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है और जो जनजातीय क्षेत्र है उनके कल्याण के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, उनके जो रीति रिवाज प्रथा को बनाए रखते हुए उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और भारत के विकास में उनके जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको भी जो है भागीदार बनाया जाए। तो ये सब प्रोविजन आप देखेंगे भाग 10 में है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या बातें की गई है दोस्तों। ठीक है, पहला है आपको देखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया। यही चीज पहला पॉइंट आपका है प्रशासन के बारे में। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या है प्रावधान किया गया। तो अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं कि भाग 10 में किस चीज का उल्लेख किया गया, किन बातों का उल्लेख है? तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में उल्लेख किया गया। फिर अगर हम नंबर 1 पॉइंट में देखा जाए तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, हम समझ गए। फिर दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो क्या है? अनुसूचित क्षेत्र जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या घोषित किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज हो किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, घोषित किया जाएगा? तो जो अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, जो शेड्यूल्ड एरिया है वह किसके द्वारा डिक्लेयर किए जाएंगे? तो प्रेसिडेंट, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो है घोषित किए जाते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद बढ़ाया जा सकेगा, हटाया जा सकेगा है या घटाया जा सकेगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा की जाती है कि राज्यपाल से परामर्श करने के बाद जो है किसी क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों को हटाया भी जा सकता है या अनुसूचित क्षेत्र की जो दायरा है उसको बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। ये चीजें आपको यहाँ पर है। तो राज्यपाल से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति जो है किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में क्या है किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। ये चीज आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। संसद जो है समय समय पर विधि द्वारा इस अनुसूची के जो उपबंध है, इस अनुसूची के उपबंध है, ठीक, इस अनुसूची के उपबंधों जो 5वीं अनुसूची है और 6वीं अनुसूची में से किसी का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकेगी। इसका मतलब जो पार्लियामेंट को क्या है राइट दिया गया है कि वह
जो 5वीं अनुसूची है, जो 6वीं अनुसूची है या भाग 10 में जो है वो किसी भी प्रावधानों का क्या है परिवर्तन कर सकती है जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए ये चीज यहाँ पर लिखा गया है। तो ये है कि पार्लियामेंट को राइट है कि वह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में क्या है परिवर्तन कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रहना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो संसद द्वारा निर्मित ऐसी कोई भी विधि संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगी। अब देखिए अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगी, इस चीज का क्या मतलब हो गया, अगर संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, ठीक है, अगर संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड, तो जो संविधान जो संसद में लोकसभा राज्यसभा में पारित किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर होने के बाद पूरे भारत में वह कानून जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में लागू हो जाएंगे। तब ऐसा जो प्रोविजन संसद के द्वारा एक्ट लाया जाएगा तो उसको जो अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान से संबंधित कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो वह अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगा, अर्थात जो अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है वे कि उसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हम अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रावधानों के लिए संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है तो वह जो कानून है, वह जो विधि है, वह अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगी। तो यहाँ से भी स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है दोस्तों, ये आपको क्लियर है। तो हमने आपको क्या क्लियर हो गया दोस्तों, पहला ये कि जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का जो डिक्लेयर घोषित किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, ये चीज यहाँ पर है। फिर अनुसूचित क्षेत्र के में कोई परिवर्तन लाना है तो राज्यपाल के जो परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से क्या है, राज्यपाल के परामर्श से जो है किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी की क्या है यहाँ पर किया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर संसद जो है समय समय पर विधि ला सकती है। 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन जब करेंगे विधि के माध्यम से तो वह अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, क्या है, अब वही चीज है 5वीं अनुसूची। अब देखिए हमने बात किया कि भाग 10 में किसका उल्लेख किया गया, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के जो प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया। अब इससे रिलेटेड हमको दो अनुसूची जो है, एक 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में मिलता है। जैसे जानते हैं दोस्तों हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो उस 12 अनुसूचियां में हम जो 5वें नंबर की अनुसूची है और जो 6वीं अनुसूची, वहां पर आज हम उसका जिक्र करेंगे। तो यहीं पर देखिए दोस्तों ये 5वीं अनुसूची है। अब 5वीं अनुसूची से अगर हम बात करें दोस्तों तो 5वीं अनुसूची में से रिलेटेड अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 244 वन है, ठीक है। ये चीज भी आपको क्या है ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 244 क्लास 1, ये चीज ध्यान में रखना। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, राष्ट्रपति जो आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे, मतलब जो शेड्यूल्ड एरियाज है उसको क्या है घोषित करेंगे, ठीक है। जो शेड्यूल्ड एरिया है, जो शेड्यूल्ड एरियाज है वह राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या है डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको हम पीछे भी बताए थे स्लाइड में। यहाँ पर ये चीज है तो जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो जिन क्षेत्रों का मतलब प्रशासन के बारे में बात किया जाएगा उसको किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर देखेंगे राज्यपाल से परामर्श करने के बाद अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकेंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। ये चीज आप यहाँ समझ गए दूसरे पॉइंट में। अब देखिए यहाँ पर, अब फिर यहाँ पर देखिए जो 5वीं अनुसूची है उसके जो प्रशासन के लिए वहां पर जो स्वायत्त विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली जो है उसके लिए जो एक परिषद, एक काउंसिल की स्थापना की जाती है। वो कौन सी काउंसिल है, जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, जनजातीय जो सलाहकार परिषद है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 20 सदस्य। अब इस 20 सदस्य में से जो 15 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य में से जो 15 सदस्य होते हैं वे उस राज्य की जो विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य होते हैं वे जो होते हैं स्वतः जो होते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों जनजातीय सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। और इस 20 सदस्य में से 15 सदस्य कौन होते हैं, वे जो उस राज्य की जो विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो विधानसभा में चुन के गए हैं वे जो है स्वतः जो होता है इस जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य बन जाते हैं। अब फिर हमारे पास कितने बचे, 5 सदस्य थे। तो इन 5 सदस्य का जो है
इन 5 सदस्य का क्या किया जाता है? इन 5 सदस्य का जो है चुनाव जो है वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित जो क्षेत्र है, वहाँ के लोगों के द्वारा जो है किया जाता है। तो ये जो 15 सदस्य जो है राज्य विधानसभा से रहते हैं, जो राज्य विधानसभा है, जो राज्य विधानसभा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो जो ये 15 सदस्य हैं, ये जो 15 सदस्य क्या है उस राज्य विधानसभा से होते हैं, और 5 सदस्य का क्या है इलेक्शन किया जाता है। 5 सदस्य का क्या है यहाँ पर ये इलेक्शन किया जाता है। ये जो 5 सदस्य होते हैं इनका जो है चुनाव किया जाता है, ठीक है। कहाँ से किया जाएगा चुनाव? ये जो अनुसूचित क्षेत्र है, ये जो अनुसूचित क्षेत्र यहीं से जो है शेड्यूल्ड एरिया से घोषित किए जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आया आपसे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, तो कितने मेंबर होते हैं? 20 मेंबर होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर हम देखेंगे राज्यपाल जो है जनजातीय सलाहकार परिषद से संबंधित नियम बना सकते हैं। तो राज्यपाल को जो है ये राइट दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, संविधान के द्वारा भी दिया गया है कि वे जो है नियम बना सकते हैं। जब तक मान लीजिए जनजातीय सलाहकार परिषद जो है सही ढंग से कार्य संचालन अपना नहीं करती है, जब तक अपना नियम वो स्वतः नहीं बना लेती है, तब तक जो है राज्यपाल के द्वारा जो है नियम बनाया जाएगा। फिर जब जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन हो जाएगा, जब गठन इनका कर लिया जाएगा जनजातीय सलाहकार परिषद का, तो ये जो है स्वतः जो है अपना नियम बनाएंगे। फिर राज्यपाल से अनुमोदन होने के बाद उस जनजातीय क्षेत्र में क्या है वे लागू हो जाएंगे। तो ये चीजें है, राज्यपाल जो है जनजातीय सलाहकार परिषद से संबंधित नियम बना सकते हैं। फिर क्या है दूसरा पॉइंट, परिषद के सदस्यों की जो संख्या है, सदस्य संख्या कितनी होगी मान लीजिए, नियुक्ति, अध्यक्ष जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति की रीति, रीत का मतलब किन तरीकों से होगा, क्या तरीका बनाया जाएगा, तरीका क्या है, रीत की क्या विधि होगी, तरीका क्या है, उसका सभी का संचालन किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। फिर जनजातीय सलाहकार परिषद के संचालन प्रक्रिया के नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे? राज्यपाल के द्वारा बनाए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये समझना है ये जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, उसको घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो जब वो अनुसूचित क्षेत्र का घोषणा संबंधित राज्य में राष्ट्रपति जी के द्वारा कर दिया जाता है, फिर उस अनुसूचित क्षेत्र की जो प्रशासन के बारे में, वहाँ के संचालन व्यवस्था के बारे में, हर एक प्रकार की जो गतिविधियां होती है किसके कंट्रोल में आती है? राज्यपाल के, ठीक है। आप ये देखिए कि जनजातीय सलाहकार परिषद का जो टोटल प्रशासनिक व्यवस्था है, टोटल क्या कितने अधिकारी होंगे, कितने कर्मचारी होंगे, ये सब चीजों में परिवर्तन करना, कुछ नियम बनाना है, तो पूरी राइट किसको दिया गया? राज्यपाल को दिया गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उस जनजातीय जो क्षेत्र है उसमें जो भी प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी वह जो है राज्यपाल के दिशा निर्देशों के अधीन रहती है। तो जब ये होती है, फिर उसके बाद जब ये गठन कर लिया जाएगा, 20 सदस्य जनजातीय सलाहकार परिषद में बन जाते हैं, फिर ये गठन होने के बाद ये अपना नियम स्वयं बना सकते हैं। अपना नियम जो है, अपना नियम स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। अपना नियम क्या है दोस्तों? ये स्वयं बना सकते हैं। लेकिन जब तक ये स्वयं अपना नियम नहीं बना रहे हैं, तब तक राज्यपाल के द्वारा बनाए गए जो नियम है उस जनजातीय क्षेत्र में क्या है चलेंगे। और राज्यपाल के द्वारा जो संविधान के जो प्रावधान लिखे गए हैं, जो उनके दायित्वों का मतलब जैसे विवेकाधीन शक्तियां होता है, मतलब राज्यपाल के पास क्या है? कानूनी शक्तियां भी, विधिक शक्तियां भी, और कुछ ऐसे प्रावधान संविधान में लिखे गए हैं जो राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां देते हैं। और राज्यपाल के पास जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां, तो जो राज्यपाल के बाद, हाँ ठीक है दोस्तों, तो जो राज्यपाल हैं उनके पास जो राज्यपाल के पास जो विवेकाधीन शक्तियां, राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वे अनुसूचित क्षेत्रों में, जनजातीय सलाहकार परिषद में और जो है स्वायत्त प्रदेशों में वो काफी मायने रखते हैं, ठीक है। ये है कि वो राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, लेकिन जो है ये आपके बहुत मायने रखता है विवेकाधीन जो शक्तियां मानिए, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर रखना है। और जब जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन हो जाएगा तो वे अपना नियम स्वयं बना सकेंगे, ये सब चीजें। लेकिन जब तक गठन नहीं होता है तब तक जो आरंभिक जो संचालन की प्रक्रिया है वो सब जो है राज्यपाल के द्वारा जो है, गवर्नर के द्वारा, उस राज्य से संबंधित जो गवर्नर है उनके द्वारा जब सब चीजें संचालित किया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, 5वीं अनुसूची में जो है अनुच्छेद 244 वन से रिलेटेड है, और ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक चीज और मालूम होना चाहिए दोस्तों, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में भारत में कितने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा की गई है? तो 10 राज्य हैं। ये चीज आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, कितना है? 10 राज्य।
ठीक है, 10 राज्य आपको है, अभी हम बताते हैं उनका नाम भी। 10 राज्य ऐसे हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो 10 राज्य हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना, पेपर में एग्जाम में आ सकता है। जो 10 स्टेट्स हैं इस समय, 10 राज्यों में जो है पांचवी अनुसूची लागू है। तो 10 राज्यों में क्या पांचवी अनुसूची लागू है, वो कहाँ कहाँ है? एक तो आपको मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गए। तो ऐसे जो राज्य हैं वहां पर हमने लिस्टिंग दी हुई है, आपको सब याद करवा देंगे दोस्तों। तो ये जो 10 राज्य में जो है पांचवी अनुसूची क्या है, वर्तमान में लागू है। अब इसे जानते हैं दोस्तों, भारत में इस समय वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से जो है 10 में जो है 10 में क्या लागू है, पांचवी अनुसूची और अनुच्छेद 244 वन के प्रावधान लागू हैं। ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अभी हम इसको आगे फिर लेते हैं, चलिए दोस्तों आगे। फिर यहाँ पर डिटेल वही हम बताया था आपको किए हुए हैं। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों को जो लागू होने वाली विधि, जो शेड्यूल्ड एरियाज है, जो शेड्यूल्ड एरियाज है, ठीक है, जो शेड्यूल्ड एरियाज में, जो शेड्यूल्ड एरियाज है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया है और राज्यपाल के दिशा निर्देशों के अधीन जो वहां पर जो शासन व्यवस्था जो है संचालित हो रही है, विधानमंडल के जो कानून है, जो संसद के कानून है, वह कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ उपांतरणों के साथ जो वहां पर लागू होते हैं। जैसे जो राज्य में राज्य विधानमंडल के द्वारा या संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून जैसे सीधा सीधे लागू हो जाते हैं हर जगह, वैसे जो है अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं होता, वहां पर कुछ मॉडिफाई किया जाता है, कुछ संशोधनों के साथ जो है उस क्षेत्रों में अनुसूचित जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं वहां पर लागू किया जाता है। अब ये जो है राज्यपाल के मतलब विवेकाधीन के अंतर्गत है कि किस प्रकार को संशोधन प्रस्तुत करते हुए वो कानून को जो है उस क्षेत्रों में लागू करवाते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आप देखेंगे कि जो शेड्यूल्ड एरियाज है वहां पर राज्यपाल के पास बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई हैं और जो है वे शक्तियों का प्रयोग जो राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए करते हैं और जो संविधान में प्रावधान है उसके अंतर्गत रहते हुए। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर आप देखेंगे जो अनुसूचित क्षेत्र को लागू होने वाली विधि जो है, मतलब उस कोई कानून वहां पर किस तरीके से लागू होगा, तो ये लिखा हुआ है, संसद राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियां जो है राज्यपाल के दिशा निर्देश में कुछ उपांतरणों के साथ क्या है लागू होगी। राज्यपाल का ही दिशा निर्देश रहेगा, ठीक है। कुछ उपांतरणों का मतलब कुछ परिवर्तन के साथ, जैसे वहां की जो जनजातीय क्षेत्र के जो रीति रिवाज है, जो प्रथा, जो परंपरा है, जो वहां के मतलब एक कल्चर है, उसको जो है उसके साथ सामंजस्य बैठाते हुए वहां उस देश में, उस क्षेत्र में जो है सामंजस्य, ठीक है, जो सामंजस्य है और संतुलन, सामंजस्य और संतुलन के साथ जो उस क्षेत्र में लागू किया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं वही, वर्तमान में जो है भारत में पांचवी अनुसूची कितने राज्यों में लागू है, 10 राज्यों में लागू है। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, हर बार आप देखेंगे पीसीएस में आए हुए हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो आते हैं। तो अब देखिए पहला क्या आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद क्या है राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। तो ये कुल जो 10 राज्य हैं, 10 राज्यों में क्या है दोस्तों पांचवी अनुसूची जो है लागू है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आप अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, फिर उस अनुसूचित क्षेत्र के जो शासन प्रशासन से संबंधित पूरा अधिकार जो है राज्यपाल को मिल जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। फिर वहां पर जो जनजातीय सलाहकार परिषद है, ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद है, वहां के जब गठन हो जाता है तो वहां के जो प्रशासन के बारे में नियम बनाना है, ग्राम सभा के बारे में, और जो स्थानीय स्तर पे क्या व्यवस्थाएं होंगी, कर से संबंधित चुंगी लगाना है, तो ये सब पूरा जो व्यवस्था जो है जनजातीय सलाहकार परिषद के द्वारा देखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं दोस्तों हम छठी अनुसूची, जैसे हमने बात किया भाग 10 की, तो भाग 10 में जो है एक पांचवी अनुसूची और एक छठी अनुसूची का उल्लेख किया गया था, ठीक है। अब वहां पर हमने पांचवी अनुसूची को देख लिया है दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों किसमें, छठी अनुसूची में। तो 6 जो शेड्यूल है, 6 शेड्यूल की अगर हम बात करें दोस्तों, 6 जो शेड्यूल है, जो 6 शेड्यूल है उसमें उससे रिलेटेड अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 244 क्लास 2, आर्टिकल क्या है 4 सब क्लास क्या है 2। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए जो छठी अनुसूची के प्रावधान वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में लागू है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इस अनुसूची के जो प्रावधान है वह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू है। कहाँ कहाँ लागू है, एक असम में लागू है,
एक मेघालय में, और एक मिजोरम, और क्या है, त्रिपुरा। ये चीज आपको याद रखना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में छठी अनुसूची के प्रावधान लागू हैं। और जो पांचवी अनुसूची के प्रावधान थे वो 10 राज्य जो थे उनको आपको लिस्ट याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए छठी अनुसूची जो है अनुच्छेद 244 क्लास 2 से रिलेटेड है। छठी अनुसूची के प्रावधान भारत के किन राज्यों में लागू, किन क्षेत्रों में लागू, तो यहाँ पर लिखा हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में क्या है, ये लागू है। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें क्या किया गया है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, जो शेड्यूल्ड, जो ट्राइबल एरियाज है, क्या है, ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल एरियाज है, जो ट्राइबल एरियाज है, ठीक है, ट्राइबल एरियाज के जो प्रशासन के बारे में, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसका प्रोविजन किया गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें वही है, जैसे जो प्रोविजन है, जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, क्या होते हैं, हमारे देश के प्राथमिक कानून होते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो उनके उसके आधार पे ही बनाया जाएगा, तो उसके अनुरूप ही मतलब कानून का निर्माण करके उस क्षेत्र में लागू किया जाएगा, जिससे कि जनता का जो है, उस क्षेत्र की जनता के क्या है, कल्याण, उनके विकास के अवसर प्राप्त हो। इन सब चीजों को आपको बेसिक आइडिया संविधान का ये चीजें होनी चाहिए। और जो हमारे अनुच्छेद होते हैं, जो लिखित संविधान है, वे देश में क्या है, वो संविधानवाद को स्थापित करते हैं। ठीक है, जिससे कि जनता का जो कल्याण अंतिम रूप से सुनिश्चित होना चाहिए, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको भी जो है विकास के अवसर मिले हैं, जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं जनजातीय क्षेत्रों का क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब छठी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया, जो जनजातीय क्षेत्र है, फिर जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक स्वशासी जिला होगा, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, एक स्वशासी जिला होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना। फिर अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रत्येक स्वशासी जिले में एक जिला परिषद होगा। तो पहले नंबर तो उस जनजातीय क्षेत्र में स्वशासी जिला आप स्थापित करेंगे, उसके अंतर्गत क्या होगा, एक जिला परिषद होगा। और यदि यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी स्वशासी जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित जनजातियां हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान में आपको रखना, भिन्न भिन्न अनुसूचित जनजातियां हैं, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा, राज्यपाल क्या है, लोक अधिसूचना द्वारा मतलब पब्लिक नोटिस के द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को जिनमें वे बसे हुए हैं स्वशासित प्रदेशों में विभाजित कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि जो स्वशासी जिला है, अगर हम बात करें जो स्वशासी जिला है, पहले तो आप स्वशासी जिला घोषित कर दिए, स्वशासित जिला। अब इस स्वशासित जिला में क्या है, एक आप जिला परिषद बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जिला परिषद बनाएंगे, इस जिला परिषद बनाएंगे। और इस जिला परिषद में अगर मान लीजिए भिन्न भिन्न अनुसूचित जनजातियां हैं तो उनको जो है आपस में कलेक्ट करते हुए जो है एक हम क्या बनाएंगे, स्वायत्त प्रदेश बनाएंगे। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, देखिए स्वशासी क्या है, ऑटोनोमस हम रीजन बना देंगे। देखिए एक तो जिला परिषद हो गया, लेकिन अगर जातियां, अनुसूचित जनजातियां अलग अलग हैं तो उनको जो है लेते हुए क्या है, स्वशासित प्रदेश करके हम निर्माण करेंगे। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। तो क्या है, जिला परिषद और स्वशासी प्रदेश, स्वशासी प्रदेश, ऑटोनोमस जो है रीजन, स्वशासी प्रदेश। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। स्वशासी जिला होगा, उसके अंतर्गत जिला परिषद का गठन किया जाएगा। और अगर मान लीजिए अलग अलग अनुसूचित जनजातियां हैं तो हम स्वशासित प्रदेश में क्या उनको विभाजित कर देंगे, जिससे कि सभी लोगों का क्या है, सभी जनजातियों का क्या कल्याण हो और विकास की मुख्य धारा में आ सके। ये चीज हमको करना है। तो यहाँ पर स्वशासित प्रदेशों में क्या है, इसको हम विभाजित कर सकेंगे। ये चीज हमने छठी अनुसूची के अंतर्गत देखा। फिर अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अब देखिए जो जिला परिषद है, जो जिला परिषद है, जिला परिषद में जो है कितने मेंबर होंगे, एकदम एग्जैक्ट आता है एग्जाम में क्वेश्चन में, टोटल आएगा कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, वहां हमने देखा जो जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने मेंबर होते हैं, तो जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं। और यहाँ जो जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो कितना है, 30 मेंबर होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना दोस्तों। तो 30 सदस्य आपके होंगे। फिर आपका देखेंगे स्वशासी जिला और 30 सदस्य जो होते हैं, वहां पर क्या है, वहां पर जो है इनका क्या है, चुनाव किया जाता है। 26 सदस्य का क्या है, चुनाव होगा। जो 26 सदस्य है उनका निर्वाचन होता है। 26 सदस्य का क्या है, 26 सदस्य का क्या है, निर्वाचन होगा। और जो 4 सदस्य हैं वे राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, जो 4 सदस्य हैं, जो 4 सदस्य हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, राज्यपाल द्वारा
मनोनीत होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो टोटल जिला परिषद में जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं, और उसमें से 26 मेंबर का क्या निर्वाचन होता है? वहां के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पे जो है चुना जाता है 26 सदस्यों को, और 4 सदस्यों को क्या है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। फिर आप देखेंगे, हम अगले पॉइंट पे आते हैं। स्वशासी जिलों और स्वशासित प्रदेशों के प्रशासन की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति क्या है? राज्यपाल के द्वारा। ये चीज आपको एक कमीशन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक कमीशन। तो स्वशासी जिलों और जो स्वशासित प्रदेशों के प्रशासन की जांच और उस पर प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट देने के लिए आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा क्या है? की जाए। तो ये प्रश्न आ सकता है, तो जिला परिषद के और जो स्वशासित प्रदेश है, स्वशासित जिला है, वहां के प्रशासन की जांच करने के लिए, उस पर रिपोर्ट देने के लिए किसके द्वारा आयोग का गठन किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में देना है, किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाना। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है स्टेटमेंट में राष्ट्रपति यहाँ लिख दे तो आप गलत कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आयोग किसके द्वारा गठित किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को राज्यपाल क्या करेंगे? राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। जो राज्य विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में जो है वो क्या है उसको रखवाएंगे, और उस प्रतिवेदन के जो भी मतलब समीक्षा, क्या समीक्षा की गई, क्या कार्रवाई की गई, तो उन सब चीजों पे क्या स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ जो है मतलब राज्यपाल क्या है उस पे रखते हैं। तो यहाँ पर भी उस समय जो है चर्चा विधानसभा में, विधान परिषद में क्या बहस होती है। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। हम आते हैं तो इसमें जो है एक देखेंगे आप, जो पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये चीज हम देख लेते हैं। जो पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट, पेशा एक्ट क्या है? 1996। ठीक है, पंचायत पंचायत अनुसूचित जाति में विस्तार अधिनियम जो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विस्तार, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम जो है पंचायतों से जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम जो है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पंचायत एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन टू पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड एरियाज, जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज है, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज एक्ट आता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पंचायतों का जो एक्सटेंशन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में क्या विस्तार किया गया। अब जैसे देखेंगे दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, यहाँ पर देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, जो विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया, पंचायतों का जो प्रावधान किया गया, पंचायतों का, ठीक है, पंचायतों का जो प्रावधान था, और इस पंचायतों के प्रावधानों में से जो ग्राम सभा को जो शक्तियां दी गई, ठीक है दोस्तों, जो ग्राम सभा, ठीक है, तो जो विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली स्थापित हुई थी, शासन के विकेंद्रीकृत किया गया, तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जो पंचायतों का प्रावधान किया गया था, ग्राम सभा का उल्लेख किया गया था, उस अधिनियम को जो है जनजाति क्षेत्रों में जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, जो जनजाति क्षेत्र होते हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं,
जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, ठीक है, जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, जो जनजाति क्षेत्र होते हैं, वहां पर लागू करने के लिए जो है एक एक्ट लाया जाता है, पेशा एक्ट है। यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, या पंचायतों अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, या पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज ट्राइबल एरियाज एक्ट आपका जो है 1996। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो ग्राम सभा का उल्लेख किया गया, पंचायतों पर प्रावधान किया गया, जो विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली, जो स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, स्थानीय स्तर पे ग्रास रूट पे जो ग्राम सभा की स्थापना की बात की गई वहां पे, तो इनके इस अधिनियम को जो है जनजाति क्षेत्रों में लागू करने के लिए तो एक एक्ट लाया था, पेशा एक्ट लाया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो शेड्यूल्ड एरियाज है, अभी जो हमने पढ़ा 5वीं अनुसूची, जो 6ठी अनुसूची और जो भाग 10 में जो प्रावधान थे, भाग 10 में स्पेशली हम 2 अनुसूची पढ़ते हैं, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, और वहां से जो संबंधित राज्य हैं और फिर उस राज्य में जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किए गए हैं, वहां पे जो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान की यहाँ किए गए थे, उनको लागू करने के लिए जो यहाँ पर मतलब इस एक्ट को लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको समझ लिए होंगे। अब फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको कुछ अनुच्छेद से रिलेटेड फैक्ट बता देते हैं, जैसे जो अनुसूचित जाति जनजाति जो है, जो पिछड़ा वर्ग है तो इससे रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में देखेंगे पीवाईक्यू में आते ही रहते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक आपको इसी के साथ हम समराइज कर देते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें तो भाग 16, एक भाग 16 में भी जो है ये सब जो अनुच्छेद अभी हम जिक्र करेंगे उसका उल्लेख भाग 16 में किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखा जाए, जो अगर अनुसूचित जाति आयोग की बात कर दिया जाए, अनुसूचित जाति आयोग, एक है क्या है अनुसूचित जाति आयोग, और क्या है दोस्तों अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, अनुसूचित जनजाति आयोग। और ये क्या है दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आपको अनुच्छेद याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 338। किसमें किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 338 में। और अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो यह अनुच्छेद 338 बी में किया गया है। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना। और अभी आप जानेंगे, अगर लेटेस्ट की बात करें तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग को लाया गया संविधान संशोधन के माध्यम से, किस संविधान संशोधन के द्वारा आया है, ये 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2018। तो 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा जो है पिछड़ा वर्ग आयोग को जोड़ने के लिए, शामिल करने के लिए संविधान में एक क्या नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 338 बी। तो अब क्या पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, एक संवैधानिक आयोग है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये लेटेस्ट है इसलिए हम आपको यहाँ पर जिक्र कर दी। अब देखिए अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 में किया गया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आर्टिकल का जिक्र होता है। अनुच्छेद 338 में क्या है, अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख, अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 ए में है, पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 बी में है, और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है पिछड़ा वर्ग को क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आयोग बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है भाग 16 में क्या है सबका उल्लेख किया गया है। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 339 में क्या गया है, आर्टिकल 339 में कहा गया है कि क्या कहा गया, जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण के लिए और जनजातियों के कल्याण के लिए प्रावधान। जनजातियों के कल्याण के लिए प्रावधान करना। कल्याण के लिए प्रावधान। तो ये चीज आप यहाँ पर देखेंगे तो अनुच्छेद 339 किससे रिलेटेड है? जो शेड्यूल्ड एरियाज है के एडमिनिस्ट्रेशन और जनजातियों के कल्याण के लिए प्रावधान के लिए क्या है? राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है वो, राष्ट्रपति मतलब क्या है? कदम उठाएंगे। ये चीज यहाँ पर कहा गया। आर्टिकल 339 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण के लिए प्रावधान किया गया और राष्ट्रपति को क्या है? अधिकार दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को यहाँ से अधिकार है, आदेश निकाल सकते हैं, कोई भी चीज गठन कर सकते हैं जांच के लिए, कोई भी चीजें। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। फिर अगर हम बात करें, ऐसे ही हमने आर्टिकल 339 को देख लिया। फिर आप देखेंगे 340 में, आर्टिकल 340 में, आर्टिकल जो है 340 में जो है जो पिछड़े वर्गों के अन्वेषण के लिए क्या है? मतलब राष्ट्रपति जो कदम उठाएंगे, इस चीज का यहाँ पर उल्लेख किया गया। तो पिछड़े वर्गों के अन्वेषण के लिए, पिछड़े वर्गों के अन्वेषण के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, पिछड़े वर्गों के मतलब पिछड़ा, मतलब ऐसा कोई मतलब समुदाय जो सामाजिक शैक्षिक रूप से क्या पिछड़ गया, मतलब वो विकास की मुख्य धारा में जो है नहीं आ पाया, मान ली, या बहुत मतलब कमजोर स्थिति है। तो ये जो पिछड़े वर्गों के अन्वेषण के लिए, मतलब पूरे भारत में जो है ऐसा एक गठन किया जाएगा, आयोग बनाया जाएगा, जिससे जो है पिछड़े वर्गों के अन्वेषण के लिए प्रावधान यहाँ पर किया गया। यहाँ पर भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वे इस सबसे संबंधित जांच के लिए जो आदेश निकाले, कमेटी गठित करे, आयोग गठित करे, ये सब चीजें हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, 340 के परिप्रेक्ष्य में ही आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए जो पिछड़ा वर्ग आयोग 338 बी है, ये आया। तो ये कि जो संविधान ही के जो अनुच्छेद जो है वो क्या प्रेसिडेंट को पावर देते हैं, पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि वो कानून बनाकर सभी जनता, भारत के सभी लोगों के, सभी वर्गों का क्या है? कल्याण सुनिश्चित किया जाए। ये चीजें आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी हो गया आपका अनुच्छेद 339, ये आप देख लिया यहाँ पर। और फिर हमने देख लिया अनुच्छेद 340, ये चीज आपने देख लिया। फिर एक चीज आप देखेंगे, अगर आपका परिभाषा की बात करें, अब देखिए आर्टिकल 341, आर्टिकल अगर 341 की बात करें तो यहाँ अनुसूचित जाति की परिभाषा की मतलब जिक्र किया गया है। अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति जो है, ठीक है, शेड्यूल्ड जो कास्ट है। और फिर आर्टिकल अगर हम 342 की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति कौन है, उसका लिस्टिंग किस तरीके से किया जाएगा, ये सब चीजें प्रावधान परिभाषा की बात की गई, इस सब तरीके का। तो आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति के बारे में हमको पूरा अध्ययन करते हैं भारत में। आर्टिकल 342 में, आर्टिकल 341 अनुसूचित जाति से रिलेटेड है, और आर्टिकल 342 क्या है? अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। और आर्टिकल 342 और आर्टिकल जो है जो आर्टिकल 342 बी, जो आर्टिकल 342 बी है, वे जो है हम देखते हैं जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो पिछड़ी जातियां हैं उनके बारे में जो प्रावधान हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया दोस्तों, आर्टिकल 341 में जो अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 342 में जो अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 342 ए, यहाँ पर ए होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए। तो आर्टिकल जो 342 ए में किसका उल्लेख है? पिछड़ा वर्ग। जो 342 ए में क्या? पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी वर्ग की जो जातियां हैं, ठीक है, ये चीज आपको पिछड़ी वर्ग जातियां, ये चीज यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर
ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तक यही बताया आपको। आज हमने उल्लेख किया भाग 10 के बारे में। भाग 10 में किसका उल्लेख था? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख था। द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में उल्लेख था। और वहां पर हमने देखा कि अनुसूचित क्षेत्र को प्रशासन और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, अनुसूचित क्षेत्र किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरीके से देखा, ये सब चीज आप देख लेंगे यहाँ पर। फिर हमने देखा पांचवी अनुसूची जो है वो और अनुच्छेद 244(1) जो है, दोनों आपस में रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो जनजाति सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। 15 सदस्य जो है राज्य विधानसभा की जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होते हैं वह स्वतः जो होते हैं इस जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य बन जाते हैं। और 5 सदस्य का जो चुनाव जो है उस जनजाति क्षेत्र से कर लिया जाता है। फिर राज्यपाल को देखते हैं जनजाति सलाहकार परिषद से संबंधित नियम बनाने का, नियुक्ति, अधिकारी, कर्मचारी, संचालन परिषद, मतलब पूरी तरीके से काफी मतलब राज्यपाल के पास पावर रहता है इन क्षेत्रों को, प्रशासन को देखने के लिए। फिर हमने देखा जब जनजाति सलाहकार परिषद का गठन हो जाता है तो अपना नियम कानून जो है स्वतः बना सकते हैं और फिर राज्यपाल के द्वारा उस पर अनुमति दिए जाने पर उस क्षेत्रों में क्या होगा? लागू हो जाता है दोस्तों। फिर आप देखेंगे यहाँ पर अगले पॉइंट में हमने देखा अनुसूचित क्षेत्रों को होने वाली विधियां, यहाँ पर सामंजस्य संतुलन के साथ जो राज्य विधानमंडल संसद के द्वारा जो कानून होता है उसको उस जनजाति क्षेत्रों में सामंजस्य संतुलन के साथ उस क्षेत्रों में लागू किया जाता है, जिससे कि वहाँ की जो रीति रिवाज जो प्रथा है वहाँ के लोगों के मध्य जो है संतुलन बनाया जा सके। फिर वर्तमान में पांचवी अनुसूची जो है 10 राज्यों में लागू है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। कई बार आप रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तो ऐसे आप आपस में जोड़ के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको 10 राज्यों में जो है वर्तमान से क्या है? लागू है। फिर हमने देखा छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में केवल 4 राज्य, देखिए 4 राज्य कौन है? एक आपका असम है, एक मेघालय, एक क्या है त्रिपुरा और एक क्या है मिजोरम। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि छठी अनुसूची का प्रावधान किन राज्यों में किया गया है और अनुच्छेद 244 क्लास 2 का संबंध किससे है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से है, ये चीजें है। फिर जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हमने उपवन देखा, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, ये चीजें। फिर जनजाति क्षेत्रों के लिए एक स्वशासी जिला बनाया जाएगा, फिर स्वशासित जिला में एक जिला परिषद होगा। और अगर कई प्रकार की भिन्न भिन्न अनुसूचित जनजातियां हैं तो क्या है, लोक अधिसूचना द्वारा क्या करेंगे? राज्यपाल एक स्वशासित प्रदेश का भी गठन कर देंगे, उसमें कई स्वशासित प्रदेश का गठन हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों। फिर हमने देखा यहाँ पर जिला परिषद में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। 26 सदस्य का निर्वाचन होता है और 4 सदस्य का क्या राज्यपाल द्वारा मनोनयन किया जाता है, ये चीजें हैं। फिर हमने देखा स्वशासित जिला और स्वशासित प्रदेशों को प्रशासन की जांच करने के लिए, वहां की यथास्थिति का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और इस आयोग के जो जांच रिपोर्ट होगा उसको जो है राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल के जो पटल पे विधानसभा और विधान परिषद के सदन में क्या है रखा जाता है, वहां पर चर्चा और बहस होती है। ये सब चीजें आप यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर हमने वही चीजें कहा, स्वशासित जिला, फिर स्वशासित जिला में जिला परिषद का गठन हुआ, फिर अगर स्वशासित प्रदेश का गठन हो जाएगा आवश्यकता अनुसार। फिर हमने देखा पेशा है कि जो था पंचायत, मतलब एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, जो पंचायत कानून था जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत आया था, ग्राम सभा की बात की गई, पंचायतों के गठन की बात की गई, वहां पर जो है इसको जो है जनजाति क्षेत्रों में लागू किया गया। वही चीज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरिया जो एक्ट 1996 है, ये चीज आप यहाँ पर देख लेंगे। अब देखेंगे, अगर इसको देखेंगे किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, तो भूरिया समिति थी, भूरिया समिति के रिकमेंडेशन पे आया था, भूरिया समिति, भूरिया समिति था। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक, जो भूरिया समिति था, दिलीप सिंह भूरिया, मतलब उनके रिकमेंडेशन पे ये चीजें आया था। फिर उसको देखेंगे भाग 16 में हमें देखा किस अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये जो अनुच्छेद है आप यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? याद कर लेंगे, आपको पेपर में आएंगे। 109 संविधान संशोधन के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या, उसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक आयोग बना दिया गया। ये सब चीजें आप यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों। फिर अनुच्छेद 339 में जो बातें थी उसको हमने बता दिया। फिर हमने अनुच्छेद 340 में जो प्रावधान थे उसके बारे में हमने जिक्र कर दिया। तो ये है